Assalamualaikum to all. Very good morning to everyone. My name is Naila Khan, and I am honored and thrilled that PMI called me here. And today I am going to talk about a very important topic, that is autism. I have done my autism from IBCSES, and after that I have been working locally in one of the best schools in Pakistan, that is City School. I worked there as a nursery class teacher, and later on I became a coordinator. तो सबसे पहला सवाल जहाँ मैं जाती हूँ मुझसे ये किया जाता है कि ऑटिज्म क्या है, क्या ये कोई एबनॉर्मलिटी है बच्चों में, या ये कोई ब्रेन फंक्शन जो है उसकी खराबी की वजह से होता है, क्या ये बच्चे रिटार्डेड होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप ब्रेन से रिलेटेड करके बोलेंगे कि ये मेंटल डिसऑर्डर है। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो मेन डेफिनेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि autism is categorized as a developmental disability that can cause social, communication and behavioral challenges. जो सबसे ज्यादा मुश्किल और दिक्कत पेश आती है ऐसे लोगों को वो कम्युनिकेशन की होती है, उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, सोशलाइज होने में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जो आगे जाके अगर सही उनको चैनलाइज नहीं किया जाए, उनकी थेरेपीज नहीं हो, उनको सपोर्ट नहीं दिया जाए तो आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो बाद में जाके एग्रेसिव हो जाते हैं, सेल्फ इंजरीज पे चले जाते हैं। छोटी उम्र में बच्चों को अगर डायग्नोस हो जाए और सही सपोर्ट मिल जाए, सही इनको चैनलाइज कर दिया जाए इनकी चीजों को, तो काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्या ये क्योरेबल है? ये क्योरेबल नहीं है। इसको कम किया जा सकता है, इसको डिले किया जा सकता है, इसको थोड़ा थेरेपी से सपोर्ट किया जा सकता है। सी साइन ऑफ ऑटिज्म एज अर्ली एज 6 मंथ। जी हाँ, 6 महीने के बच्चे के अंदर आपको ऑटिज्म देखना होगा, वहां से इंडिकेशन शुरू हो जाती है। अब 6 महीने के बच्चे के अंदर आप क्या चीज देख सकते हैं? मुश्किल सवाल है इसका, लेकिन बहुत आसान जवाब ये है कि 6 महीने के बच्चे अगर फेशियल एक्सप्रेशन उनका सही नहीं है, आप उनको किसी भी तरह से हंसाने की कोशिश करेंगे, उनको कोई तकलीफ हो तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत ठहरा हुआ होता है, एक्सप्रेशन लेस होता है। लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बाय 6 months एंड thereafter, नो बैबलिंग बाय 12 months। 12 महीने तक, 1 year तक अगर कोई साउंड नहीं निकालने हैं, जो छोटे छोटे साउंड्स निकालते हैं पानी के लिए मम्मा, या अपनी माँ को पुकार रहे हैं तो मम्मा, ये छोटे छोटे साउंड अगर ये बच्चे नहीं निकाल रहे हैं तो ये अलार्मिंग है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, ये बहुत कॉमन है। कभी भी बच्चे से बात करें तो आई कांटेक्ट नहीं करता होगा। आई एम श्योर यहाँ पे जितनी मॉन्टेसरी ट्रेन डायरेक्टर्स हैं, अब जब आप लोग प्रोफेशनल स्कूल्स में जाएंगे तो आप जब बच्चों को तरफ देखेंगे, अगर बच्चे आपकी तरफ मतवज्जा नहीं हो रहे तो जरूर नहीं है कि बच्चा ऑटिज्म ही है। बाद में बच्चे शाइनेस की वजह से भी नहीं होते, बाद में बच्चे उसकी से इतना मानूस नहीं होते कि उसकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन फिर ये आपको जज करना है कि आई कांटेक्ट किस हद तक नहीं हो रहा है, क्या ये मुस्तकिल है, क्या 3 महीने से ऊपर हो गया है, तो फिर आप उसमें मजीद सिम्टम्स देखने शुरू करेंगे। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड, अगर वो किसी काम में मशगूल है और आप उनका नाम पुकार रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या आप कहीं गए हुए हैं और उसको किसी बात से रोक रहे हैं और बार बार नाम पुकार रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, फिर वहां आपको देखना होगा क्या वो उस काम में बहुत इंटरेस्टेड है इसलिए नहीं सुन रहे, या वाकई वो अपना नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। नॉट स्माइलिंग व्हेन यू स्माइल एट देम, ये बहुत अमूमन छोटे बच्चों में ये बहुत वाज़ेह निशानी होती है। रिपीट और मूवमेंट्स और एक्शंस, वो ऐसे और मूवमेंट्स और एक्शन रिपीट करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता। गेटिंग अपसेट इफ दे डू नॉट लाइक certain food, certain smell,
सर्टेन टाइप ऑफ फीलिंग। अगर कोई भी फूड आप उनको दे रहे हैं और उनकी पसंद का नहीं है, एक बच्चा रिएक्ट करता है कि नहीं खाना, एक बच्चा होता है कि वो रोना शुरू कर देता है, रिजिड हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है, तो वहां भी आपको चेक देना होगा। सबसे ज्यादा जो उनका इश्यूज होता है वो सेंसरी इश्यूज होते हैं। ये बच्चे ज्यादा शोर में नहीं बैठ सकते। अगर आप क्लासरूम में म्यूजिक ऑन करेंगी और म्यूजिक बहुत लाउड हो जाएगा, या तो बच्चे चीखेंगे, डरेंगे, क्लासरूम से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कानों पर हाथ रख के बैठ जाएंगे या आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको सेंसरी जो चीजें हैं वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं, लाइट डिस्टर्ब करती है, बहुत तेज म्यूजिक डिस्टर्ब करता है, स्मेल इनको बहुत डिस्टर्ब करती है, और ये इतना डिस्टर्ब करती है कि इनकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। Delay language development, difficulty understanding other people's feeling, restricted interest. अगर उनको उनके इंटरेस्ट बहुत रिस्ट्रिक्ट होते हैं, अगर उनको कोई डायनासोर पसंद आ जाए तो वो पूरी डिस्कशन आपसे डायनासोर के बारे में ही करेंगे। या उनको कोई ट्रेन पसंद आ जाए या उनको कोई कार पसंद आ जाए तो उनके पास हमेशा रहेगी, उनके रूम में वो जहाँ बैठते होंगे, और उनके घर में कोई और उनका कजन रिलेटिव के बच्चा आएगा तो उससे वो पर्टिकुलरली डायनासोर के बारे में बात करेंगे। अगर वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं जाहिर कर रहा होगा तो ये बच्चे समझ भी नहीं पाते कि वो इंटरेस्ट जाहिर नहीं कर रहा, वो अपनी ही बात करते रहेंगे। सपोज आपके घर में एक ऑटिज्म बच्चा है और आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो बच्चा आके उस बच्चे से पूछते हैं, ऑटिज्म बच्चे से, कि वेयर इज द वॉशरूम, लेकिन वो बच्चा डायनासोर की बात करने में इंटरेस्ट है, तो आपको वॉशरूम ही बताएगा कि कहाँ है। वो ही कहता है कि सी आई हैव अ डायनासोर, इट इज ग्रीन इन कलर, इट्स अ वेरी लॉन्ग टेल, वो डायनासोर का नाम बताएगा। उसको ये नहीं होगा कि इस पर इम्पोर्टेंट ये है कि उसको भेजने, तो दूसरों को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है और अपने इंटरेस्ट पे वो बहुत रिस्ट्रिक्ट होते हैं, उससे वो हटते नहीं हैं। डिजायर टू स्पेंड टाइम अलोन, वो अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि वो दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर कोई उनको उनके इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाए तो उससे उनकी दोस्ती हो जाती है, जो एक अपने आप में बहुत अजूबा होती है, क्योंकि वो बहुत लॉयल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। अगर वो किसी से दोस्ती कर लें तो उनके साथ उनकी लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है और वो उनके साथ बहुत ऑनेस्ट होते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि वो शख्स उनके साथ दिन रात रहे और उनकी इंटरेस्ट की भी बात करें। अब जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जो अडल्ट सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, उनमें जरा एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेंजर, यानी कि अगर अपने घर में खड़े हुए और वो बाहर देखेंगे कोई उनकी पसंद की चीज है, डायनासोर के कोई बलून है, कुछ है, तो अपने घर से एकदम निकल जाएंगे बगैर इजाजत, और बाहर जाके रोड पे भी खड़े हो जाएंगे। वो उनको ये अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या चीज उनके लिए डेंजर है, कि गाड़ियां आ रही हैं, मैं किसी अननोन से बात कर रहा हूँ, तो उनको ये भी कोई अवेयरनेस नहीं होती है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी सेफ एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं। लैक ऑफ लिमिटेड वर्बल स्किल्स, इनएबिलिटी टू रीड सोशल इश्यूज एंड अदर बॉडी लैंग्वेज, अगर उनके सामने कोई आ जाए और उनको जेस्चर से बात करे तो वो नहीं समझ पाते, और फ्रेजिंग्स, इडियम और सरकाज़म वो नहीं समझ पाते। टेक थिंग्स लिटरली such as lack of understanding of idioms and phrases. अगर बाहर से कोई, जून के महीने में बाहर से कोई शख्स आए, वो बहुत पसीने में हो, और आपके घर में एक ऑटिज्म बच्चा बैठा हुआ हो और एक नॉर्मल बच्चा बैठा हुआ हो, एक नॉर्मल पूछेगा उससे कि तुम इतने पसीने में हो, क्या बाहर बहुत गर्मी हो रही है? अगर वो शख्स कह देगा कि नहीं बाहर तो बहुत बर्फबारी हो रही है, तो ऑटिज्म बच्चा यही समझेगा कि बाहर बर्फबारी हो रही है। वो आपकी इडियम्स को, आपकी फ्रेजेस को, आपके सरकाज़म को नहीं समझते। अगर आपसे कोई चीज सफाई करते में चीज टूट गई और माँ ने बैठ के कह दिया हाँ तोड़ो, तो वो बच्चा यही समझेगा कि तोड़ना ही है। अगर उसके सामने कोई कहेंगे कि भाई कोई आपके मेहमान आए और आप कहेंगे कि आपकी शादी हो गई, माशाल्लाह आपने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, आपकी तो 5 उंगलियां दी हैं, तो जो बच्चा जो ऑटिज्म में होगा वो लिटरली यही समझेगा कि इनकी उंगलियां दी नहीं है, वो नहीं समझेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी है। क्रॉनिक स्लीप चैलेंजेस, इनको बहुत ज्यादा, एक तो होती है डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इनको डिफिकल्टी इन स्लीपिंग नहीं है, इनको क्रॉनिक डिफिकल्टीज इन स्लीपिंग।
इसमें ये होता है कि आप एक तरीके से इंसोम्निया कह सकते हैं कि ये एक तो बहुत देर से सोते हैं और अगर सो भी जाते हैं तो इनकी बार बार आंख खुलती है, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है उनको सोने में। जब इनके सोने का टाइम आता है तो थोड़ा मूड उनका वैसे ही अपसेट हो जाता है क्योंकि उनको ये होता है कि उनको डिफिकल्टी होती है। तो इनकी सूदिंग और कामनिंग का स्टाइल भी एक माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ही ज्यादा उनके लिए वो जो रात का टाइम होता है सोने का वो बहुत उनको डिफिकल्टी देता है। थोड़ा इनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी होते हैं क्योंकि ये बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, अपनी बहुत पसंद की भी चीज लेते हैं और उसमें जरा से भी रद्द बदल नहीं चाहते। अगर ये बच्चे अगर सुबह उठ के ब्रेड और जैम लेते हैं, अगर वो जैम एप्पल का हो तो ये सारा वक्त एप्पल ही जैम खाते हैं। अगर वो पर्टिकुलर कंपनी का हो तो पर्टिकुलर कंपनी का ही खाते हैं। अगर आप इनका जैम सुबह उठ के चेंज कर देंगे कि एप्पल की जगह आप मैंगो कर देंगे तो ये नहीं खाएंगे। ये पिकी ईटर्स होते हैं जिससे इनको काफी ज्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं। वॉन्डरिंग फ्रॉम अ सेफ एनवायरनमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी भी सेफ जगह से एकदम निकल जाते हैं और उसके बाद उनको ख्याल नहीं रहता कि ये कहाँ है और किस इर्द गिर्द इनके ट्रैफिक है या एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, वो उनको नहीं रियलाइज होता। अच्छा, इनके लिए अब ये हमें पता चल गया कि ये साइन है, तो इनके लिए हमें असेस कैसे करना होगा। There is no medical test, there is no medical test or blood test to do any kind of diagnosis in the lab. ये तो बात एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी बात कि फिलहाल इस तक जो भी अभी तक रिसर्च हुई है, there is no cure for autism, ये भी नहीं है। ये किस तरह और क्यों हो जाता है, इसकी एक मेन जो मेजर कॉज है वो जेनेटिक है। जेनेटिक कॉज जो है तकरीबन 50% रोल प्ले करती है। उसके बाद आपकी एनवायरमेंटल चीज आती है, वो कुछ ऑलमोस्ट 10 to 15% रोल प्ले करती है। फिर एक होता है जो कि जिसके बारे में हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सजेशन है कि वो शायद एजिंग पेरेंट्स में भी थोड़ा ये पाया जाता है, या फिर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो 10% आप बर्थ कॉम्प्लिकेशन भी होती है। लेकिन मेजर जो चीज कॉज करती है वो जेनेटिक है। अब ये होता है कि जेनेटिक जो है मदर से आ रहा है कि फादर से आ रहा है, तो समटाइम्स ये बोथ होता है, लेकिन जो मेनली रिसर्च हमें बताती है वो मोस्टली फादर से आता है। फादर से आता है और इसकी रेट फीमेल में यानी कि लड़की में होने के बजाय बॉयज में 4% ज्यादा है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट बॉयज, जो 4% ज्यादा है एंड इट कम्स फ्रॉम फादर साइड, जेनेटिकली ये फादर की तरफ से आता है। Doctor diagnose children with autism by observing their behavior. सबसे पहले उनका behavior चेक होगा and monitoring their development history. और थोड़ी सी उनकी development history से हम मालूम करेंगे और monitor behave करेंगे, तब जाके पता चलेगा ये autism है कि नहीं। हर बच्चा autism नहीं होता। मैं फिर रिपीट करती हूँ, आई कॉन्टैक्ट मोस्टली बच्चे नहीं करते, लेकिन आपको बाकी सिम्टम्स भी देखने पड़ेंगे। अगर बच्चा शाइनेस की जैसी बाधा पर नहीं करता, बाधा का नाम भी नहीं बताता, बाधा पर स्ट्रगल होता है, बाधा पर इंटरेस्ट शो करता है, लेकिन मेक श्योर यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटिज्म एंड नॉर्मल चाइल्ड बाय फॉलोइंग सो मेनी थिंग्स और उनको टिक करें। तो आप कैसे करेंगे, वो इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, उसमें एक चेक लिस्ट है NCHAT के नाम से, NCHAT, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म टॉडलर्स। वहाँ चेकलिस्ट पे आप जाएंगे तो काफी सारे वहाँ पे आपको साइंस मिलेंगे। आप वो लेके अपने बच्चे के सामने आहिस्ता आहिस्ता उसको बैठ के 24 आवर्स में और वीक और किसी भी वक्त आप वो चेकलिस्ट में टिक मार्क लगा सकते हैं एंड सी हाउ मेनी टिक मार्क्स आर देयर। इफ देयर आर सो मेनी तो यू हैव टू बी लिटिल बिट अलर्ट एंड गो फॉर द फर्दर डायग्नोसिस। उसके बाद आता है STAT, ये होता है 24 यानी तकरीबन 2 साल से और 3 साल तक के बच्चों का। उसको कहते हैं स्क्रीनिंग टूल्स एंड ऑटिज्म टॉडलर्स। वो भी स्क्रीनिंग टूल्स होता है, वो भी बहुत आसानी से आपको नेट पे मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी ऑटिज्म प्रोफेशनल के पास जाएं, थोड़ा बहुत चेक आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद एडॉस आता है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, स्कूल्स में बहुत यूज होता है। वो ऑटिज्म डायग्नोसिस ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है। वो एक ऑब्जर्वेटरी शीट होती है, पूरी बुक होती है, वो थ्रू आउट टीचर चेक करती हैं पूरे साल और उसके नेक्स्ट डे वो पास ऑन होती है। तो लिटिल फर्स्ट बच्चा नर्सरी में आया और वो डायग्नोस हो गया कि ऑटिज्म है, तो वो एडॉस की एक शीट होती है, शेड्यूल पूरी लिस्ट होती है, उसके ऊपर टिक मार्क करती है। लेकिन वो फिर पूरे साल चेक होता है
उसके बाद फैसला होता है कि बच्चा को टेंडेंस इश्यूज हैं, तो इसको मोडी इश्यूज हैं, ये वाकई ऑटिज्म नहीं है। उसके बाद एडीआई आते हैं, ऑटिज्म डायग्नोस इंट्रोड्यूस। जब जरा बड़े हो जाते हैं तो इंट्रोड्यूस ही पता चल जाता है। डीएसएम आता है, डायग्नोस स्पेसिफिकल मैनुअल एंड मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, ये सारे साइन थे। अब ये आता है कि क्या इनमें कोई खुसूसियात भी होती हैं, क्या कोई इनकी स्ट्रेंथ भी है, इनकी स्ट्रेंथ भी होती है। यूनिक की इंटरेस्ट, अगर इनका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो उसमें बहुत शार्प होगी। अगर ये ड्राइंग करेंगे तो बहुत एक्सलेंट करेंगे, अगर ये पेंटिंग करेंगे तो बहुत एक्सलेंट करेंगे, अगर ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें करेंगे तो वो बहुत एक्सलेंट करेंगे। अगर इनका साइंस में इंटरेस्ट आ जाए और किसी भी इन्वेंशन की चीजों में इंटरेस्ट आ जाए तो उसमें वो बहुत शार्प होंगे। लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, ये बच्चे या बड़े बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, क्योंकि किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। वो शख्स इनके लिए बहुत ज्यादा मोतबर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कितने लोगों में से एक ये शख्स है जो मेरे इंटरेस्ट का है, ये मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो एक फ्रेंड अगर उनका हो जाए तो वो चाहते हैं उसको रखें जिंदगी भर। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एक होती है हमारी राय, एक होती है कि बड़े फैसला करते हैं कि बेटा ये सही है, एंड देयर इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं इनकी थिंकिंग जो है बहुत यूनिक होती है, क्योंकि ये जिस चीज से भी अपने आप को तासुर में लाते हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करके अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करते। ये इनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। एंड सबसे चीज जो उनकी हैरत अंगेज होती है वो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी स्किल। इनकी एक अमेजिंग स्किल होती है। अगर ये आपसे 5 साल पहले मिले होंगे तो उनको याद होगा कि ये हमने डायलॉग बोले थे, इस तरह का एनवायरनमेंट था, शायद टाइम भी बता दें आपको, जगह भी बता दें। बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी मेमोरी होती है, जो इनके लिए अपने आप में बहुत यूनिक है। और शायद इनकी ये जो ऑटिज्म लोग कामयाब होते हैं उसमें जो इनकी स्ट्रेंथ फैक्टर होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो बजाय सारी पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं उनको ये देखने की कि ऑटिज्म बच्चे क्या नहीं कर सकते, इसको ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकते हैं उसके ऊपर रहिए, बी पॉजिटिव और उनकी उस स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करें उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, वो पॉजिटिव फील करें, वो एनर्जेटिक फील करें। ऑटिज्म बच्चे एक नॉर्मल बच्चों से सिर्फ इस सूरत से हटके होते हैं कि उनको थोड़ा कम्युनिकेशन और बिहेवियर और सोशल होने में उनको इश्यूज होते हैं, वो उनके लिए चैलेंज होता है। अदरवाइज वो नॉर्मल नहीं होते हैं। लेकिन वो चीज अगर आप सही वक्त पे डायग्नोस नहीं करें, जैसे मैंने काफी सारे सिम्टम्स आपको बताए, अगर वो सही वक्त पे नहीं करें तो वो आगे जाके जो मैंने बाकी के सिम्टम्स बताए थे वो उसमें तब्दील हो जाए। अब थोड़ी सी इनकी ट्रीटमेंट, थेरेपीज और सपोर्ट में जहाँ चीजें हम उनको फायदा कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया, इसका क्योर नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। ये प्लीज इसके लिए कोई लैब टेस्ट की तरफ नहीं जाए कि हमें आज बच्चों का ब्लड टेस्ट करवा लेंगे तो हमें डायग्नोस हो जाएगा ऑटिज्म है, नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले बताया कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को कॉप करना सिखा सकते हैं कि अपनी चीजों को किस तरह कॉप करें, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। और इस चीज की तरफ नहीं जाइएगा कि मैं इसका ब्लड टेस्ट करवाती रहूंगी, मेडिकेशंस पे रखूंगी। मेडिकेशन बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, अगर बच्चे के अंदर एंजाइटी सपोर्ट करेंगे, बच्चे के अंदर डिप्रेशन है सपोर्ट, ये ऑटिज्म के साथ आ जाती है चीजें। अगर वो सही वक्त पे नहीं आप वो डायग्नोस करेंगे आ जाती है, तो उसके लिए आप मेडिसिन दे सकते हैं। इन बच्चों को जैसे मैंने बताया पिकी ईटर्स होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज होते हैं, इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मेडिकेशन फाइन। स्लीपिंग उनको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मेडिकेशन फाइन। पर्टिकुलरली मेरे बच्चे को ऑटिज्म सही हो जाए उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। तो जैसे मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जेनेटिक होता है, जेनेटिक में भी मोर कॉन्शियस जो रिसर्च हमें बताती है, जो लैब टेस्ट हमें, जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हमें बताता है, वो ये हमें बताता है कि ये फादर की तरफ से होता है, फीमेल से ज्यादा, मेल में ये ज्यादा है, 4% ज्यादा है। बी केयरफुल अबाउट योर बॉयज, ये लड़कों में ज्यादा होता है, 4% गर्ल्स। जहाँ इनकी थेरेपीज और सपोर्ट हम कर सकते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। हम बता सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट क्या है तो उनको गाइड कर सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट साइंस में है, तो वहाँ थेरेपीज दी जा सकती है कि साइंस में अगर ये आगे तो इनको क्या क्या इनको डिफिकल्टीज होती है। हमारा काम डिफिकल्टीज को ईजी करना है,
उनकी परेशानियों को कम करना है, ना तो बताना अरे आपका बच्चा ये नहीं कर सकता, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, आगे क्या होगा। ये जुमले तो ऑटिज्म की पेरेंट्स से और ये ऑटिज्म के बच्चे से ना तो टीचर्स को बोल रहे हैं ना किसी प्रोफेशनल को बोल रहे हैं। ये बिल्कुल आपके प्रोफेशनल के अगेंस्ट चीज है। अगर आप सिर्फ किसी बच्चे की नेगेटिव चीजों को बताते रहेंगे या पेरेंट्स को सिर्फ यही डिस्कस करते रहेंगे कि 3 महीने हो गए आपके बच्चे ने अभी तक 2 लेटर नहीं सीखे, वो एक बच्चा ऐसा है जिसको आपकी सपोर्ट चाहिए। तो आप इस बात पे यकीन रखें कि वो सीखेगा तो जरूर, लेकिन वो आपकी तवज्जो, प्यार और सपोर्ट से ही सीखेगा। और इस पर ज्यादा एम्फसाइज करना है तो बच्चा क्या चीज जानता है उसको एम्फसाइज करें और उसका 3 इंटरेस्ट मालूम करते हुए उसको फर्दर आगे लेके जाएं। बिहेवियर इश्यूज होते हैं, वहाँ थेरेपी की जरूरत होती है, स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि उनको वर्बल स्किल्स जो उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, डिले होती है। अच्छा, इसमें भी 2-3 चीजें मिक्स करते हैं। सब लोग पूछते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये कुछ बोलता ही नहीं है, इसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, इसकी तो जबानी साफ नहीं है, बोलता है तो बहुत डिले है, या 2 लफ्ज ही बोलते हैं उम्र में, तो ये ऑटिज्म नहीं है जी, नहीं ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी है जो मैंने बताई। डिले स्पीच थेरेपी ऑटिज्म का पार्ट हो सकता है, लेकिन डिले स्पीच सिर्फ ऑटिज्म नहीं हो सकता। ऑटिज्म बच्चों को है तो वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो अंदर फीलिंग्स नहीं आ रहे, आउटकम भी नहीं दे रहे आपको, तो वो डिले हो सकता है, लेकिन उसकी भी चीजें हैं, उसकी भी थेरेपी होती है। फिजिकल थेरेपी होगी, ग्लूटेन फ्री, उनको डाइट में क्या दिया जा सकता है, जो भी ग्लूटेन फ्री चीजें हैं जिसमें किसी भी किस्म की शुगर रिलेटेड चीजें, जो प्रोसेस फूड होते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ये तो उनकी हाइपर एक्टिविटी को और ज्यादा एग्रेसिव होने को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और उनको बहुत ज्यादा फ्रूट्स पे रखें, वेजिटेबल्स पे रखें, डेयरी प्रोडक्ट्स पे रखें। उनके साथ 2-3 चीजें तो रोजमर्रा की करें, उनका रूटीन चेंज नहीं करें, उनकी सराउंडिंग चेंज नहीं करें। अगर उनके बेड के साइड टेबल पे आपने एक लैंप रख दिया है और साइड में वो एक कोई क्लॉथ रख दिया है जो रेड कलर का है, तो प्लीज मेक श्योर वो रेड क्लॉथ आप चेंज नहीं करें किसी ब्लू क्लॉथ से, क्योंकि वो माइनर चीजें उनको बहुत डिस्टर्ब करती है और उनका वो दिन तो खराब ही हो जाता है। अगर आपने कोई भी उनकी छोटी छोटी माइनर चीजें जो है उनको डिस्टर्ब कर दी, उनकी रूटीन की सराउंडिंग को, तो वो फिर उस दिन तो कम से कम उस मूड में नहीं होंगे कि आपसे बात करें या किसी और थेरेपी की तरफ जाए। तो माइनर रूटीन, माइनर सराउंडिंग की चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरा इसमें ये क्या आता है, आपने नाम सुना होगा एक ADHD, ऑटिज्म के बारे में आपने बात सुनी होगी कि ADHD चीज होती है, इसमें बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। आपके घर में तो बच्चा आता है, बजाय वो सुकून से बैठने के पूरे घर में राउंड लगाता है, एक कमरे से दूसरे में भागता हुआ है, दरवाजा खुला गया फौरन बाहर चला गया, आप सुकून से बैठे हैं, वो सोफे पे चढ़ रहा है, कुर्सी से जंप लगा रहा है। क्या ये हमारा बच्चा ऑटिज्म है? नहीं, आपका बच्चा ऑटिज्म नहीं है। उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई, वो देखनी पड़ेगी। क्या मेरा बच्चा ADHD है? यस, आपका बच्चा ADHD है। क्या ये क्योरेबल है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप क्योर तलाश करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे वो सही हो जाएगा। अच्छा, ADHD में होता क्या है? बच्चे जो हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, वो सबसे पहले तो अटेंशन डिफिसिट होते हैं, उनमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। क्लास में टीचर पढ़ा रही है और एक बच्चा जो है बिल्कुल टेंशन नहीं कर रहा, वो कभी उसकी पेंसिल, कभी उसका इरेजर, कभी खड़ा हो रहा है, कभी अपने बैग में जा रहा है, तो क्लास में होता है। घर में नहीं होते, माँ को कोई बात समझा रही है, यहाँ बैठ के खाना खा लो, ये कुछ कर लो, वो नहीं करेगा, अटेंशन डिफिसिट होता है, बिल्कुल अटेंशन नहीं होती और बहुत कोई रिएक्शन करता है। आपने अभी कोई किसी बच्चे से मिला है, उसने कुछ स्नैप कर दिया, उनका थिंकिंग के बगैर रिएक्शन होता है, रिएक्शन विदाउट थिंकिंग, फौरन वो कोई एक्शन कर देते हैं विदाउट एनालाइजिंग कि ये कौन है, क्या है, ये चीज उनके अंदर है। और एक चीज उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, वो है इम्पल्सिविटी, यानी कि अगर 2 लोग बात कर रहे हो तो वो उनके बीच में आ जाएंगे और अचानक आपको कुछ कहेंगे या आपको मारेंगे हाथ पे या कुछ भी करेंगे। 2 बच्चे भी खेल रहे हो तो उनके बीच में से उनको टॉय को तोड़ते हुए या उनके पजल को बिखेरते हुए चले जाएंगे, डिस्टर्बिंग वे में इंटरफेयर करते हैं। एंड हाइपर एक्टिविटी, जो कि बहुत वासी होता है, आजकल के बच्चों में देखा जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर है, पूरी घर में भागते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं है, तो वो ADHD है। उसकी भी सिर्फ थेरेपी यही होती है कि उनको काम किया जाए, बी पोलाइट। जब तक आप पोलाइट नहीं होंगे, पेशेंस नहीं होगा, कामनेस नहीं होगी, बच्चे वही ठहराव करेंगे। ADHD बच्चा ऑटिज्म नहीं होता। ऑटिज्म के अंदर ADHD, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आ सकती हैं। और
आखिर में मैं डॉक्टर स्टीवन शोर की सिर्फ एक बात कहूंगी, इफ यू हैव मेट वन पर्सन विद ऑटिज्म, यू हैव मेट वन पर्सन विद ऑटिज्म। अगर कोई टीचर कहती है कि जी जी मैं जानती हूँ ऑटिज्म एक बच्चा है मेरी क्लास में, तो इफ यू हैव मेट वन पर्सन ऑफ ऑटिज्म, यू हैव मेट वन पर्सन विद ऑटिज्म। एक बच्चा एक ही ऑटिज्म होता है, मैं उसकी चीजें दूसरे बच्चे नहीं दे सकती। दूसरा बच्चा जो आएगा उसमें ऑटिज्म अलग नौयत का होगा, जिसे कहते हैं ना हर ताले की अलग अलग चाबी। हर ऑटिज्म बच्चे के अंदर एक अलग साइन होते हैं, उसकी अलग इंडिविजुअलिटी होती है, उसको अलग तरीके से क्योर करना होता है। तो आई होप कि मेरी इस चीज से आपको कुछ फायदा हुआ हो, और क्लासरूम में ये सब चीजें जो है किस तरह कंट्रोल की जा सकती हैं और मजीद कैसे हेल्प आउट की जा सकती है, इसके बारे में इंशाल्लाह जब ये कोर्स शुरू होगा तो जब क्लास में हम लोग होंगे उसके बारे में फिर हम डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।